नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के एक खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी या बाजी सपा या फिर कोई और दल मारेगा? ये वो अहम सवाल है जिनका जवाब नतीजों से ही पता चलेगा। लेकिन सत्ता के संग्राम से पहले स्वराज एक्सप्रेस आपको सूबे की सभी विधानसभा सीटों का हाल बता रहा है। हम आपको विधानसभावार ये जानकारी दे रहे हैं कि कहां किस तरह के समीकरण है और किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है, जनता का मूड क्या है। इसी क्रम में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बिजनौर। तो चलिए इस विधानसभा के हर एक सियासी पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। कुर्सीनामा का आज का सफर। तो बिजनौर की सीमाएं मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले से मिलती हैं। उत्तराखंड का बॉर्डर भी जिले की सीमा से लगा हुआ है, जबकि ये जिला कृषि पर निर्भर करता है। ऐसे में कृषि कानूनों को लेकर आक्रोशित किसानों का गुस्सा कानून वापस होने के बाद कितना शांत हुआ, ये देखना काफी अहम होगा। वैसे बिजनौर विधानसभा सीट पर ज्यादातर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन अब की बार समीकरण पहले से काफी अलग है। लिहाजा माना यही जा रहा है कि 22 की चुनावी जंग दिलचस्प होगी। खैर, इस सीट के हर एक पहलू को लेकर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिजनौर सीट का चुनावी रण, मुकाबले में कौन मारेगा बाजी। महात्मा विदुर की भूमि के नाम से जाने जाने वाले बिजनौर में इस वक्त माहौल पूरी तरह से चुनावी है। गुजरते वक्त के साथ पार्टियां और ज्यादा सक्रिय होकर जनता का रुख अपनी ओर करने की कोशिशों में जुटी है। इस विधानसभा की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से यहाँ ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। बीच बीच में बसपा जरूर चुनाव जीतती रही है, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी की ये प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते हैं। बीते 3 चुनाव के परिणाम देखें तो 2017 में बिजनौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सुची चौधरी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रुचि वीरा को 27,281 मतों के अंतर से हराया था। इसके पहले 2012 में भी इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। तब बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र ने बसपा के महबूब को 17,836 वोटों से शिकस्त दी थी। 2014 में कुंवर भारतेंद्र के लोकसभा चुनाव लड़ने पर यहाँ उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के हाथ से ये सीट निकल गई। उपचुनाव में सपा की रुचि वीरा ने जीत दर्ज की। वहीं 2007 के चुनाव में यहाँ बसपा ने बाजी मारी। तब बसपा के शाहनवाज ने बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र को महज 557 मतों के अंतर से शिकस्त दी, जबकि 2002 में बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र ने चुनाव जीता था। बिजनौर विधानसभा सीट के अगर सामाजिक परिदृश्य की बात करें तो कुल वोटर्स 3,75,000 के करीब हैं। इनमें 1,95,000 से ज्यादा पुरुष और लगभग 1,80,000 महिला मतदाता हैं। अगर हम जातिगत वोटों की बात करें तो जात और दलित निर्णायक भूमिका में है। यहाँ 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम, 50,000 के लगभग जाट और दलित वोटर्स हैं। वहीं 20,000 से ज्यादा सैनी वोटर्स हैं। इनके अलावा कश्यप, राजपूत और वैश्य वोट 10,000 से 15,000 के बीच है। समस्याओं पर नजर डालें तो यहाँ इनकी कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, सड़कें खस्ता हाल है, गंदगी, पानी, फीवर भराव की समस्याएं आम हैं। इसके अलावा नए कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान जिस तरह से आक्रोशित हैं, इस बार वो बिजनौर के चुनावी घमासान में अहम भूमिका में होंगे, क्योंकि ये जिला कृषि प्रधान है। खैर, तमाम सियासी समीकरणों के बीच बिजनौर की बाजी कौन अपने नाम करेगा, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए बिजनौर से रविंद्र की रिपोर्ट। तो बिजनौर विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, जनता का क्या रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे बिजनौर संवाददाता रविंद्र कुमार से। और वहीं इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी दिलीप सिंह से, जो कि हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ेंगे। लेकिन पहले रविंद्र का रुख कर लेते हैं, जो कि बिजनौर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रविंद्र, अगर इस सीट की बात की जाए तो यहाँ का सियासी गणित क्या कहता है, यहाँ पर किस तरह का माहौल है? क्योंकि हमने देखा है
चुनाव में बीजेपी जीती है पिछले 2 बार, लेकिन इस बार सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो इस बार क्या कुछ खास इस सीट पर नजर आ रहा है? हेलो जी रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, वैसे मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं जनपद बिजनौर के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अगर देखा जाए तो चुनाव प्रदर्शन काफी कांटे की टक्कर महसूस हो रही है। लेकिन जबकि दावेदारी सभी लोग कर रहे हैं, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछला अगर प्रदर्शन देखते हैं, समीकरण देखते हैं, तो हमारे जनपद बिजनौर में लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें जनपद बिजनौर के बिजनौर देहात है और चांदपुर है, नगीना है, धामपुर है, नजीबाबाद है, नूरपुर, नेटौर और बड़ापुर। अगर इनमें देखते हैं तो पिछली बार बीजेपी ने लगभग 5 सीटों पर कब्जा बनाया और 3 सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई थी। लेकिन कुछ भी रहा हो, लेकिन कहने में तो आता है कि जब समीकरण समाज मतदाताओं के लिए पहले राम मंदिर मुद्दा काफी गर्म जोरों पर था, उसी का भाव बीजेपी पार्टी ने कैच किया है। लेकिन आपके नहीं लगता कौन सा गणित सटीक बैठ पाएगा? इसलिए अभी 2022 के लिए लगभग सभी के होर्डिंग लगे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कि लगभग सभी पार्टी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन बीजेपी के अभी होर्डिंग में लगे हुए हैं। बिल्कुल रविंद्र, वही बात मैंने भी आपसे कही कि सभी ही पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। लेकिन बिजनौर में अगर बात की जाए तो कौन सी पार्टी ज्यादा सक्रिय यहाँ पर नजर आ रही है? कौन से मतदाता ऐसे हैं जो प्रत्याशी है वो मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं? किस तरह की इस बार चुनावी वादे वहां पर भुनाने की कोशिश पार्टियों के द्वारा की जा रही है? वैसे मैं आपको बता दूं, इस समय ये परिदृश्य चल रहा है कि जैसे कि जनता को रुझाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, आश्वासन भी किए जा रहे हैं, जनता को नए नए सुविधाओं से के लिए भी बताया जा रहा है कि हमारी पार्टी ये करेगी। लेकिन अभी सटीक जानकारी अगर हम किसी पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा नहीं बैठ पाता है। हाँ, बीजेपी अपने जो प्रत्याशी लिस्ट तो नहीं जारी की है, उन्हें किसी 8 के 8 विधानसभा पर जो अभी होर्डिंग ही लगे हैं, होर्डिंग लगे हुए जितने भी कैंडिडेट हैं, एक विधानसभा सभी अपने क्षेत्र में जाकर अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। लेकिन अन्य पार्टियां जो समाजवादी पार्टी है, उन्होंने अपने 8 के 8 विधानसभा क्षेत्र पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, और जबकि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतारे हैं। बिल्कुल रविंद्र, कुल मिलाकर कहा जाए तो सभी ही पार्टियां जीत को लेकर आश्वस्त तो नजर आती हैं, लेकिन इस बार सभी पार्टियां सक्रिय भी नजर आ रही हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि होर्डिंग्स लगे हैं, तमाम मतदाताओं से बातचीत की जा रही है और जनप्रतिनिधि भी वहां पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी कर। तो लगातार बिजनौर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। इस सीट के कुछ दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे। हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, बिजनौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस बार यहाँ पर क्या अलग नजर आ रहा है? क्योंकि हमारे संवाददाता वहां से बने हुए थे, वो भी यही कह रहे हैं कि लगातार पार्टियां यहाँ पर सक्रिय है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं तमाम। तो ये कहा जाए कि सक्रियता तो बड़ी है पार्टियों की, लेकिन दबदबा यहाँ पर बीजेपी का रहा है। बिल्कुल वर्षा, बता दें कि अगर हम बिजनौर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में बिजनौर की बात की जाती है। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है, इसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो विषय यह है कि बिजनौर पिछड़ा हुआ है, लेकिन पिछड़े हुए का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है, इस पर कोई गहनता से नहीं गया है। क्योंकि अगर हम बात करें बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में 6 विधानसभा सीटें जो जीतता रहा है, उसकी सरकार
बनती रही। चाहे बसपा की हम बात करें, बसपा ने जब 6 सीटें जीती तो वहां पे बसपा की सरकार बनी, और समाजवादी पार्टी ने जब 6 सीटें जीती तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने वहां 6 सीटें जीती और प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अगर देखा जाए पिछले 20-25 सालों पे जो वहां पे मूलभूत सुविधाएं हैं जो वहां पे होनी चाहिए, जैसे वहां पे लोगों की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, सड़क मार्ग तो वहां बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन रेलवे मार्ग की बड़ी समस्या है। वो कृषि प्रधान जिला है, वहां पे सबसे ज्यादा गन्ने की पैदावार होती है। अगर हम बात करें वहां पे गन्ना किसानों को लेकर के, तो सबसे ज्यादा गन्ना किसान बिजनौर में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन में अगर सबसे बड़ी भूमिका अगर गन्ना किसानों की है या किसानों की है, जब किसान मुखर होकर के अपनी आवाज उठाता रहा हो, चाहे सरकार जिसकी रही हो, चाहे गन्ना बकाया बिल को लेकर रही हो या किसान आंदोलन को लेकर रहा हो, तो किसान वहां पे मुखर होकर के अपनी बात उठाता रहा है। लेकिन अगर विकास की हम बात करें तो वहां पे किसान भी उपेक्षाहीन है, और वहां पे जो युवाओं की जो टीम है, चूंकि वो एनसीआर से लगा हुआ है, उत्तराखंड से लगा हुआ है, लखनऊ मुख्यालय से काफी दूरी पर भी है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे एक बड़ी बात यह है कि वहां पे जो कास्ट कला है, पूरे देश और विदेशों में उसकी कास्ट कला की पहचान है, लेकिन कास्ट कला को वो उपयोगिता पिछली सरकारों ने भी नहीं दिला पाए। लेकिन इस सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया, जो इनके उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद का जो इनकी सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, उसमें बिजनौर के बहुत सारे ऐसे युवा उद्यमी हैं जो उनको सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर कार्य किया है, क्योंकि इससे पहले काफी खस्ता हाल थे यहाँ पर, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो। तो ऐसे में अब क्या माना जाए, क्या अब यहाँ पर किसान, क्योंकि ये जिला जो है वो कृषि प्रधान जिला है, ज्यादातर यहाँ पर किसान है, आय का साधन किसान है, और किसान काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ से बीजेपी की राह आसान होती नजर आ रही है? देखिए, अगर 2017 की हम बात करें तो 2017 में 8 विधानसभा सीटों पे 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, और जो बिजनौर सीट की अगर हम बात करें, बिजनौर सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास रही। लेकिन 2017 के बाद माहौल बदला है, जबकि जब तीनों कृषि कानून को वापसी को लेकर के जो आंदोलन हुआ है, वहाँ पे किसान काफी नाराज रहे, और बिजनौर के किसान भी काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया और किसान बिल वापसी के लिए किया। आज लोकसभा और राज्यसभा में तीनों में ये कानून निरस्त हो गया है, लेकिन जो किसानों की और दूसरी मांग हो गई है कि एमएसपी लागू किया जाए, चाहे गन्ना पे हो, चाहे धान पे हो, चाहे जो भी कृषि उत्पाद है, जो कृषि पैदावार है, उस पर एमएसपी किया जाए, लागू किया जाए। लेकिन अभी चूंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और 2022 का सिनेरियो चेंज हुआ था, अब कृषि कानून तीनों वापस हो गए हैं, एमएसपी को लेकर के आंदोलन होना फिर किसानों को जैसा कहना है, अब सरकार किसानों को कहां तक मना पाती है। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि स्थिति अब काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे थे 1.5 साल से किसान परेशान थे, बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, अब ऐसे में अचानक से प्रधानमंत्री ने ये जो कृषि कानून वापस लिए हैं, और अब तो संसद में भी ये पास हो गया है, और उसके जब ये लगभग हफ्ते भर का ये जो समय है, इस बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ अलग नजर आया है? क्या किसान कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ रुख करने की कोशिश करें, क्योंकि नाराजगी देखी है, लेकिन वापसी के बाद किस तरह के यहाँ पर माहौल देखने को मिले? प्रियंका गांधी ने इसकी बागडोर संभाल रखी है। अब जो लड़ाई होने जा रही है 2022 के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, चूंकि बड़ी पार्टी है विपक्ष के रूप में, दूसरी बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर पे बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। अब देखना यह है, ये दोनों दल, जैसे प्रियंका गांधी अपना पूरा चुनावी मैदान में है, बसपा के सुप्रीमो मायावती भी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से लोगों की जन समस्याओं को उजागर करती रही हैं। लेकिन सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी जब 325 सीटें जीत करके 2017 में प्रचंड बहुमत में सरकार बनाई थी, उसके लिए भी बड़ी चुनौती है। उसके तमाम मंत्री, तमाम प्रभारी मंत्री और तमाम जनप्रतिनिधि और जो भी उनका संगठन है पूरी तरह से चुनावी मैदान में है। खुद योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल रखी है। अब देखना यह है कि जो किसानों की नाराजगी है, सरकार कहां तक उनको मना पाती है। अगर सरकार किसानों को मना पाने में अगर सफल रही तो निश्चित तौर पर वहां पे भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव जीत सकती है। अन्यथा जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है, हमें नहीं लगता है कि 2022 में बहुत
बिल्कुल, अब स्थिति काफी दिलचस्प हो गई है क्योंकि 2 बार यहां से बीजेपी रही है, लेकिन अब देखा जाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिला जो है वो कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पर आय का साधन कृषि है। ऐसे में 3 कृषि कानून जो पारित हुए थे उसके बाद से सरकार को आलोचना और नाराजगी झेलने को मिली थी, लेकिन अब अचानक से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कृषि कानून वापस लिया है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरह की स्थिति बनती है। क्या अब बीजेपी के पक्ष में ये माहौल रहेगा, बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर प्रत्याशी को जीत मिलेगी, किस तरह से यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टियां सक्रिय है, क्योंकि हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे रविंद्र, उन्होंने भी बताया कि इस बार भले ही 2 बार बीजेपी यहां से जीती है, लेकिन इस बार सभी ही पार्टियां यहां पर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, चाहे सपा या बसपा की बात कर ले। ऐसे में तमाम होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं, जनसंपर्क भी लगातार चल रहा है, लेकिन अब ये काफी अहम हो जाएगा क्योंकि देखिए एक तरफ तो कृषि कानून जो है वो पारित हुआ, उसके बाद से नाराजगी देखने को मिली और उसके बाद अब जब वापसी हुई है तो ऐसे में क्या जनता का रुख रहा है, क्या किसान इसके बारे में सोचते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी अगर बिजनौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 8 विधानसभा सीट इस जिले में है। ऐसे में अब क्योंकि बिजनौर में काफी ज्यादा बीजेपी का सक्रिय मूवमेंट रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या अब जनता किसको समर्थन देती है। दिलीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिलीप, क्योंकि बीजेपी यहां से सक्रिय रही है, लेकिन अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जब फिर उपचुनाव में यहां पर सपा ने जीत हासिल की थी, तो ऐसे में क्या माना जाए, अब क्या सियासी गणित यहां पर माना जा रहा है? बिल्कुल वर्षा, बता दें जैसा कि अभी हमारे जिला संवाददाता ने भी बताया कि चूंकि मूलभूत समस्याएं वहां पर हावी हैं, वहां पे चाहे बेरोजगारी को लेकर के हो और अन्य सुविधाएं जो है मूलभूत जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं। जबकि वहां पे ज्यादातर किसान है, किसान दिन भर और मेहनत करता है और अपने अनाज को, अपने गन्ना को ले जाकर के शुगर मिल या अनाज मंडी तक ले जाता है। चूंकि 2014-2000 के लोकसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में वहां पे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली, लेकिन 2017 का जो चुनाव रहा है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपनी जीत हासिल की थी और 6 सीटों पे जीत हासिल की थी। लेकिन 2017 के बाद 4.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल बीत चुका है, तमाम ऐसी समस्याएं लोगों को अभी भी बनी हुई है। देखिए, मतदाता अपने स्वेच्छा से मत तो करता है, लेकिन जब सरकारें बनती हैं या अपनी पिछली सरकारों को देखती हैं तो बाद में उसको लगता है कि शायद हम फिर से ठगे हुए महसूस किए गए। अब सरकार के किए हुए कार्यों को लेकर के जनता को निर्णय करना है, वहां के किसानों को निर्णय करना है। क्योंकि गन्ना के समर्थन मूल्य की वापसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 25 रुपए गन्ना किसानों को बढ़ाया है। तो तीनों कृषि कानून के जो वापसी की बात चल रही थी, तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। जो वहां पे काश कला को बढ़ाने की बात थी तो योगी आदित्यनाथ ने काफी हद तक बेहतर कार्य किया है। वहां पे एक जनपद एक उत्पाद के तहत वहां काफी जो बेरोजगार युवा थे उनको सरकार से ऋण मुहैया कराया गया है। उनको एक अलग पहचान देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जो है ऐसे मेले के आयोजन कराया है जहां पे वहां के कास्ट जो कारीगर थे उनको लाभ मिला है। लेकिन अब देखना यह है कि जो वहां पे युवा बेरोजगार जो मूलभूत समस्याएं हैं वहां पे उनको मतदाताओं को कितनी सुविधाएं मिल सकी है या नहीं मिल सकी है। अब चूंकि 2017 की जो पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी वहां कर पाती है कि नहीं कर पाती है, क्योंकि पूरी सरकार और संगठन पूरा चुनावी मैदान में है। विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, चाहे महंगाई को लेकर के हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर कोई एक मुद्दा। और बिल्कुल दिलीप, क्योंकि विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा है और ऐसे में इन्हीं बड़े मुद्दों के साथ विपक्ष भी काफी सक्रिय नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात की जाए दिलीप, क्योंकि यहाँ के जातिगत समीकरण की, तो यहाँ पर कितने वोट प्रतिशत है और किस तरह से यहाँ पर जातीय समीकरण देखने को मिल रहा है? अगर हम बिजनौर की बात करें तो वहाँ जो मुस्लिम वोटर है वो काफी निर्णायक वोटर है, क्योंकि 35% से 40% वहाँ में मुस्लिम वोटर है। लेकिन अगर 2017 की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की एक लहर थी, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो ओबीसी, दलित या सवर्ण जो भी है सब एक साथ मिलकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयश्री हासिल हुई। लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वहाँ पे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें 2017 के चुनाव में, तो मुस्लिम वोटर तो भारतीय जनता के खेमे में नहीं गया था।
समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह से मुस्लिम वोटर रहा है, लेकिन और जो दलित और ओबीसी और जो सबल वोटर हैं अगर देखा जाए तो वहां पे हिंदू वोटर भी एकत्रित हुआ था और 2017 में अच्छी खासी बढ़त के साथ वहां पे भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली थी। लेकिन अगर हम जाट और गुर्जर अगर हम बात करें, जाट और गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, लेकिन जब 2022 का चुनाव जब किसान आंदोलन को लेकर के जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसी कानून को बिल को लेकर के जो आंदोलन हुए हैं उसको लेकर के जाट और गुर्जरों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना यही है कि जो किसान बिल वापस हुआ है, सरकार किसानों को जो किसान आंदोलन है वहां पर ज्यादातर जाट और गुर्जर है, अगर जाट और गुर्जर अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर नाराज होता है तो निश्चित तौर पे वहां पे समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग अगर किसानों को मनाने में जाट और गुर्जर गैर ओबीसी और ओबीसी अगर वोटर हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनको अपने खेमे में ला पाने में अगर सफल हुई तो भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी, अन्यथा ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दिलीप, क्योंकि अब देखना काफी दिलचस्प होगा, ये नतीजे दिलचस्प देखने को मिलेंगे हमें, क्योंकि अगर बीजेपी किसान अगर बीजेपी को कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं, क्योंकि अब जो वापसी हुई है, ऐसे में अब देखना काफी ज्यादा अहम होगा। लेकिन दिलीप, कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस इस बार काफी सक्रिय नजर आ रही है, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतरी है, तो ऐसे में अगर बिजनौर सीट की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कहीं नहीं रही है, क्या इस बार कुछ अलग नजर आ रहा है वहां पर? देखिए वर्षा बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तब कांग्रेस पार्टी सक्रिय होती है, लेकिन अगर हम 20 सालों से देखें तो कांग्रेस जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाई है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव है, प्रियंका गांधी ने खुद कमान संभाल रखी है, सरकार को घेरने को लेकर के कई मुद्दे ऐसे विपक्ष के पास थे जिसमें अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने पूरी सक्रियता के साथ विपक्ष की भूमिका निभाई है, चाहे किसान आंदोलन को लेकर के रहा हो, चाहे लखीमपुर की घटना को रहा हो, चाहे गोरखपुर की घटना रही हो, चाहे जो भी घटनाएं रही हैं, प्रियंका गांधी सक्रिय रही। लेकिन प्रियंका गांधी की सक्रियता वो कितने अपने वोटों में कन्वर्ट कर पाने में सफल होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर विपक्ष में कई बड़ी पार्टी के रूप में है तो समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का जो नाराज वोटर है, या किसान हो या जो अन्य वोटर हैं जो नाराज हैं, अगर वो नाराजगी के बाद अगर वो जाते हैं समाजवादी पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं, लेकिन ये समस्या ये होती है कि जो नाराज है, मान ली सरकार से कोई नाराज है तो वो विकल्प ढूंढता है कि विपक्ष की बड़ी भूमिका में कौन है। अगर विपक्ष की बड़ी भूमिका में अगर कांग्रेस नजर आती है तो कभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। दूसरे नंबर की लड़ाई में भी तो कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई में है, लेकिन 2022 के चुनाव में भी कुछ समय बचे हैं, 3-4 महीने का समय बचा है। उस 3-4 महीनों में ऐसा कोई अगर चमत्कार होता है, प्रियंका गांधी कुछ बेहतर कर पाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज वोटर है वो कांग्रेस में जा सकता है। अन्यथा अभी जो स्थिति है, प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं, वो प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही है, लोगों से संवाद भी कर रही है, लगातार चुनावी मैदान में भी है, लेकिन वो कितना वोट में कन्वर्ट होगा, अपनी लड़ाई कितना वो शो कर पाती हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई विकल्प है तो हमें कभी इनको बढ़त मिल सकती है। तो अन्यथा बहुत शुक्रिया दिलीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही। कल उत्तर प्रदेश के किसी और विधानसभा क्षेत्र आपको लेकर चलेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।